सूरज और रुचिता की शादी को कुछ ही दिन हुए। ऐसे ही एक रात अचानक से रुचिता को कमरे में बांस के गिरने की आवाज आती है और जब वो उठकर देखती है तब सूरज उसके बगल में नहीं होता और कमरे में ब्लैंकेट ओढ़े कोई भटक रहा होता है और वो देखकर रुचिता काफी डर जाती है। भूत, बचाओ! सूरज, सूरज कहाँ हो तुम? रुचिता को उस समय कुछ भी समझ नहीं आता और वो सीधे कमरे में पड़ा हुआ डंडा उठाकर उस ब्लैंकेट ओढ़े हुए व्यक्ति को मारने लगती है। ये ले, भूत के बच्चे, सत्यानाश हो तेरा। अरे रुचिता, मैं हूँ सूरज, तुम्हारा पति। क्या? फिर सूरज अपना ब्लैंकेट हटा देता है। सूरज, ये तुम क्या कर रहे थे? ऐसे ब्लैंकेट ओढ़कर भूतों की तरह कमरे में क्यों भटक रहे हो? कितना डरा दिया तुमने मुझे। आई एम सॉरी रुचिका, लेकिन मुझे खुद को ही नहीं पता। मैं नींद में था। तुम्हारे जोरदार डंडे पड़ने पर मेरी नींद खुली। हे भगवान! सॉरी सूरज, तुम्हें तो बहुत बुरी तरह लगी होगी। मुझे वाकई में तुम भूतिया चोर लगे, इसीलिए मैं मारने लगी। इट्स ओके रुचिका, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं भी वही सोचता। फिर उस रात रुचिका सूरज की पीठ पर बाम लगा देती है और फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह रुचिता की विधवा जेठानी नंदिनी रुचिता को कल रात के बारे में पूछती है। रुचिका, कल रात को तुम्हारे और देवर जी के कमरे में से काफी जोर जोर से आवाजें आ रही थी। मैंने सोचा देर तक टीवी चल रहा होगा। वो टीवी की ही आवाज थी ना, या फिर कुछ और? क्या भाभी, आप भी? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दरअसल कल रात को सूरज कमरे में नींद में चल रहा था, वो भी ब्लैंकेट ओढ़कर, और वास गिरने की आवाज से मैं उठ गई और सूरज को उस तरह देखकर मुझे लगा कि कोई भूत वूत है, इसीलिए मैं उसे डंडे से मारने लगी। क्या? सच में? तो फिर बाद में क्या हुआ? अब क्या बताऊं भाभी आपको, अभी तक उसकी पीठ सूजी हुई है। बेचारा मेरा पति, ऑफिस की थकावट के कारण अब वो नींद में भी चलने लगा है। रुचिका, ध्यान रखो देवर जी का, और अगर तुम्हें कुछ लगे तो मुझे बता देना। हाँ भाभी, थैंक यू। फिर एक रात जब नंदिनी अपने कमरे में सो रही होती है तभी सूरज फिर से नींद में चलने लगता है और वो चलते चलते नंदिनी के कमरे में जाकर उसके बगल में ही सो जाता है। अचानक से आए सूरज को देखकर नंदिनी घबराकर चिल्ला पड़ती है। माँ जी, बाबूजी, रुचिका! नंदिनी की चीख सुनकर रुचिका, उसकी सास लाजवती और ससुर प्यारेलाल वहां पर पहुंच जाते हैं और सूरज की भी आंख खुल जाती है। छी सूरज, अपने स्वर्गवासी भैया के बीवी के बगल में सोते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या? ये सब क्या है सूरज बेटा? अरे लाज शर्म सब बेच खा गया है क्या तू? माँ, रुचिका, अरे आप लोग जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो वो... चुप रहो सूरज, अब ज्यादा झूठ मत बोलो। फिर सूरज के पिताजी प्यारेलाल सूरज के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारते हैं। अरे बाबूजी, मेरा यकीन कीजिए, मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं आया हूँ। मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं भाभी के कमरे में कैसे आ गया। मैं तो अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। तो तेरे कहने का मतलब क्या है कि तू नींद में चलकर यहाँ पर आ गया? अरे किसे बेवकूफ बना रहा है तू निर्लज्ज लड़के, जरा तो लिहाज रख, वो तेरी भाभी है। और तू कब से नींद में चलने लगा रे? आखिर झूठ क्यों बोल रहा है? बता जल्दी। माँ जी, मुझे लगता है कि देवर जी सही कह रहे हैं, ये नींद में ही चलकर यहाँ पर आ गए। क्या? नंदिनी बहू, ये तू क्या बोल रही है?
आखिर तू इसकी साइड क्यों ले रही है? हाँ नंदिनी बहू, तुम्हें अपनी देवर की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसने गलत किया है तो इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। नहीं बाबूजी, मैं देवर जी की साइड नहीं ले रही हूँ। कुछ दिनों पहले ही रुचिका मुझे बता रही थी कि देवर जी अपने कमरे में नींद में चल रहे थे, जिस कारण उनके कमरे का एक फ्लावर वास भी टूट गया। इसीलिए शायद आज भी वैसा ही हुआ होगा। देवर जी वाकई में नींद में चलते हुए यहाँ पर आ गए। हाँ, अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि सूरज यहाँ पर नींद में ही आया होगा। और यही सच है रुचिका, मैं तुम्हारे अलावा किसी और औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और फिर भाभी तो मेरे लिए माँ समान है। लेकिन सूरज बेटा, तू कब से यूं नींद में चलने फिरने लग गया? और रुचिका बहू, तुमने ये बात अपनी जेठानी को बताई, लेकिन सास ससुर को बताना जरूरी नहीं समझा। हम तो रहते ही नहीं है ना इस घर में, क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। और उस दिन भाभी ने मुझे पूछ लिया, इसीलिए मैंने उन्हें सब बता दिया। और मुझे क्या पता था कि ये बात बार बार होगी। हाँ माँ, मैं खुद भी नहीं जानता कि ये सब कैसे और कब से हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हो रही, इसीलिए तुम नींद में चल रहे हो। हाँ लाजवती, रुचिका बहुत सही कह रही है। नींद पूरी ना होने के कारण और काम की भागदौड़ के कारण ही ये सब हो रहा है। सूरज बेटा, तुम एक काम करो, काम से 2 दिन की छुट्टी ले लो और घर बैठकर आराम करो। हाँ बेटा, तेरे बाऊजी का कहना मान और घर में बैठकर आराम कर। 2 दिन अच्छे से आराम करेगा तो तीसरे दिन एकदम फुर्तीला हो जाएगा और काम भी अच्छे से कर पाएगा। क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? नहीं माँ, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस महीने ऑफिस में ऑलरेडी 4 से 5 एम्प्लॉय लॉन्ग लीव पर है और उसी के कारण सभी एम्प्लॉयज पर काम का काफी ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। और ऐसे में मैंने अगर छुट्टी ले ली तो मुझे सीधे टर्मिनेट किया जाएगा। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात होगी ना बेटा। तेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी टर्मिनेट होने के बाद। ओफो माँ जी, वो टर्मिनेट कह रहा है। टर्मिनेट होना यानी काम से निकाल देना। क्या? हाँ माँ जी, और आप जो सोच रही हो ना, उसे प्रमोशन कहते हैं। हाय राम, ऐसी बात है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। सूरज ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स काम करके काफी ज्यादा थकने लगता है और दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस भी होने लगता है, जिस कारण उसकी नींद में चलने की आदत कम होने की जगह बढ़ने ही लगती है और वो दूसरों के लिए परेशानी बनने लगता है। फिर एक रात लाजवती और प्यारेलाल दोनों अपने कमरे में रोमांस कर रहे होते हैं। अरे लाजवती, आज तो इस साड़ी में तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। बोले तो एकदम हेमा मालिनी लग रही हो। क्या जी, आप भी ना। हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज तक आपके अंदर की जवानी नहीं गई। अरे मेरी जान, ये जवानी है दीवानी। बड़े दिन हो गए तुमने मुझे जादू की झब्बी और गाल पर प्यारी सी पप्पी दी ही नहीं है। देखो ना, मेरे ये बेचारे गाल तुम्हारी पप्पी के लिए कितना तरस गए हैं। हे भगवान, आप भी ना सच में बहुत ही ड्रामेबाज और नटखट हो गए हो। ये लो। फिर लाजवती प्यारेलाल को गाल पर पप्पी देती है और उतने में वहां पर नींद में चलते हुए सूरज आ जाता है और नींद में ही वो उनके काफी करीब आ जाता है। वो दोनों उसे देखकर बहुत डर जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लगता है ये नींद में चलते हुए यहाँ पर आया है। हाँ सूरज के बाबूजी, आपने बिल्कुल सही कहा। तभी वो दोनों उसे जगाते हैं। अरे ये क्या, आज मैं आपके कमरे में आ गया। माफ करना माँ बाबूजी,
मैंने आप दोनों की नींद खराब कर दी। कोई बात नहीं बेटा, होता है। तुम अपना ख्याल रखो। देख सूरज बेटा, तूने अपनी बाबूजी की बात नहीं मानी ना, इसीलिए ये सब हो रहा है। अरे 2 से 3 दिनों की ही तो बात है, ले लेना ऑफिस से छुट्टी। उसमें कौन सा तेरे कंपनी को करोड़ों का नुकसान होने वाला है। अब तू ही देख, काम के कारण तेरी सेहत कितनी खराब होती जा रही है और तू नींद में चलने लगा है। हाँ माँ, शायद आप दोनों सही कह रहे हो। मुझे 2 से 3 दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए। अगर घर में थोड़ा बहुत आराम करूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इतना कहकर सूरज अपने कमरे में चला जाता है। जी मैं ना आपको पहले ही बता दे रही हूँ, अगली बार रोमांस करने से पहले कमरे को लॉक कर दिया कीजिए। वो तो शुक्र है कि सूरज नींद में चलते हुए हमारे कमरे में आ गया। अगर वो जाग रहा होता तो हमारे लिए कितनी बेशर्मी वाली बात हो जाती। हाँ लाजवती, समझ गया मैं। तुम चिंता मत करो, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। पर अब तो बचा हुआ रोमांस पूरा कर लेते हैं ना। क्यों, क्या कहना है तुम्हारा? अरे तुम्हारा रोमांस गया तेल लेने, अब मैं सोने जा रही हूँ। दिन भर के काम करके थक चुकी हूँ मैं। बड़े आए रोमांस करने वाले। अरे लेकिन लाजवती प्यारेलाल को पप्पी दिए बगैर ही सो जाती है और दूसरी तरफ सूरज अब अपने आप को आराम देने के लिए ऑफिस से 3 दिनों की छुट्टी ले लेता है। लेकिन उस दौरान भी एक रात वो नींद में चलते चलते घर के बाहर चला जाता है और इस बार तो वो इतनी दूर चला जाता है कि उसे वापस पुलिस लेकर आती है। देखिए, आप इनके घर वाले हो, इन्हें नींद में चलने की गंभीर बीमारी है। अब आप इन्हें रात में बांध कर तो नहीं रख सकते, लेकिन इस बीमारी को ठीक करने के लिए आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज तो मैं इन्हें मिल गया, लेकिन किसे पता कल को अगर इनका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो। क्या? अरे शुभ शुभ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं लाजवती, इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें सूरज को डॉक्टर के पास लेकर जाना ही होगा। हाँ पापा जी, वो तो भला हो इंस्पेक्टर साहब का, आज इन्हीं की वजह से देवर जी सही सलामत घर आ गए। हाँ भाभी। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो आज न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। लेकिन सूरज, अब बस बहुत हो गया। तुम्हारा यूं नींद में चलना अब एक बहुत बड़ा इशू बनते जा रहा है और अभी हमने इसका कुछ नहीं किया तो आगे जाकर तुम्हें काफी प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाँ, रुचिका बहू बिल्कुल सही कह रही है। सूरज, हम कल सुबह होते ही डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर अगली सुबह सूरज को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहां उसका चेकअप होता है और डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देते हैं। देखिए, नींद में चलने के कई सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। या तो व्यक्ति तनाव में हो सकता है, या फिर डिप्रेशन में हो सकता है, या फिर आपके खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे नींद में चलने की बीमारी हो। उसी के कारण भी ये सब हो सकता है। क्या ऐसी बात है क्या? लेकिन डॉक्टर काका, इनके घर में तो कोई भी ऐसा नहीं है जिन्हें नींद में चलने की बीमारी हो। तो फिर तो ये काम की वजह से ही हो सकता है। आपको इनका काफी अच्छे से ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर, अब से मैं सूरज की अच्छे से देखरेख करूंगी और इसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी, जिसके चलते यह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिर जैसे रुचिका ने कहा होता है, वो वाकई में सूरज की अच्छे से देखरेख करती है और फिर कुछ ही महीनों बाद सूरज की नींद में चलने की बीमारी ठीक हो जाती है और वो सुकून से सोने लगता है। सोनम अपनी सास नीला, ससुर विक्रम, पति अधिक और बेटे टीटू के साथ रहती है। एक दिन जब उसकी ननद लावण्य कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने आती है, तभी वो अपने मायके में आए हुए बदलाव को देखकर चौंक जाती है
अरे ये क्या, घर तो रिनोवेट हो गया। सब कुछ कितना सुंदर हो गया है, मानो मैं किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में आई हूँ। हाँ लावण्या बेटी, ऐसा ही है। अब तेरे भैया और पापा का बिजनेस पहले से काफी अच्छा हो चुका है, इसीलिए हमने ये सब किया है। वाव, ये सोफा भी कितना हाई क्लास है। ऐसा लग रहा है मैं किसी और जगह रहने आई हूँ। हाँ लावण्या, ये लो जूस पियो। लावण्या को ये सब देखकर बहुत जलन सी महसूस होती है। मेरे जाने के बाद तो कितना कुछ बदल चुका है। जब मैं यहाँ पर थी तभी ऐसा कुछ भी नहीं था, और अब मेरे जाने के बाद ये घर तो झोपड़ी से महल बन गया है। लावण्या देखती है कि घर में अब सभी उसकी भाभी का ही कहना मान रहे हैं। सोनम बहू, जल्दी बताओ, आज कौन से रंग का कुर्ता पहनूं, हरा या पीला वाला? पापा जी, हरा वाला ज्यादा अच्छा लगेगा, और आज के दिन के हिसाब से हरा रंग ही शुभ है। ठीक है बहू। अरे माँ, आज वो छोले पूरी बनाओ ना, मुझे खाने की बहुत इच्छा है। अरे नहीं लावण्या, वो हम कल परसों बनाएंगे। टीटू की हाल ही में तबीयत ठीक हुई है, और अधिक का कब भी अभी अभी ठीक हुआ है, इसीलिए आज तो लाइट ही खाना बनेगा घर में। लेकिन हाँ लावण्या बेटी, सोनम बिल्कुल सही कह रही है। सोनम, मेरा और पापा का टिफिन कहाँ पर है? और हाँ, ये लो ये साड़ी के पैसे, संभाल कर रखना, तुम्हें अपने खर्चों के लिए दे रहा हूँ। जिसे देखो वो बस सोनम भाभी के इशारों पर ही नाच रहा है। भैया भाभी और माँ पापा को किसी को भी मेरी नहीं पड़ी। भाभी को बराबर पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन आज तक मुझे एक चवन्नी भी नहीं दी। और तो और अब माँ भी मुझे उतना लाड प्यार नहीं कर रही है। ये सब जब से अमीर बने हैं तब से मुझे भूल ही चुके हैं। फिर लावण्या अपने ससुराल चली जाती है। उसके ससुराल में उसकी सास मलिका, ससुर जगजीवन, पति आदित्य और बेटा मोनू होता है। अरे लावण्या, आज मैंने सोनम भाभी और मम्मी जी को देखा था। वो जो नया बड़ा सा शोरूम खुला है ना ज्वेलरी का, वहां से बाहर निकल रहे थे और तुरंत अपनी नई चमचमाती हुई कार में बैठकर चले गए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ये सब तो कितने खुशी से रहते हैं, और मुझे तो सबने एक झटके में ही अपनी खुशियों से बेदखल कर दिया है। लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर एक दिन लावण्या और सोनम मोनू और टीटू के स्कूल के बाहर मिलती है। अरे लावण्या, कैसी हो तुम? और मोनू के कितने मार्क्स आए हैं? टीटू तो क्लास में फर्स्ट आया है। वो मोनू 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया है। कोई बात नहीं लावण्या। और सोनू, तुम अगली बार अच्छे से पढ़ाई करना। टीटू के साथ साथ मैं अब तुम्हें भी पढ़ाऊंगी। ओके मामी। लावण्या अब सोनम के सोशल मीडिया पर फोटोज देखकर बहुत ज्यादा जलने लगती है, और उसकी जलन अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अब जादू टोना करने के इरादे तक पहुंच जाती है। बस बहुत हुआ, अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। मैं अपने परिवार वालों को बर्बाद करके ही रहूंगी। मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है सबने। उनका ही सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा। पर अब उनका हाल तो मुझसे भी बुरा होगा। खुशियों के लिए तरस जाएंगे वो सब, क्योंकि अब मैं उन पर जादू टोना करने वाली हूँ। फिर एक दिन लावण्या अपने मायके चली जाती है। अरे लावण्या ताई, आप इधर किधर? तुमसे मतलब? हटो यहाँ से, इडियट कहीं की। अरे लावण्या, बैठो ना, क्या लोगी तुम? लेकिन लावण्या बेटी तो यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ माँ, वो मैं यहाँ पर पास में ही कुछ सामान खरीदने आई थी, तो सोचा कि आप लोगों से कुछ देर मिलती जाओ। अच्छा किया बेटा, जो तू यहाँ पर चली आई। फिर मौका देखते ही लावण्या चुपके से सोनम के कमरे में जाकर
उसकी कंघी में अटके हुए बाल निकालकर अपने पास रख लेती है और उन्हें वो अपने साथ ले जाती है। ये सब काम वाली बाई देख लेती है, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं बताती। फिर लावण्या सोनम के बालों को तांत्रिक के पास लेकर जाती है और तांत्रिक के जरिए वो उन पर जादू टोना करती है। और अब काले जादू के कारण उनके हंसते खेलते परिवार में अचानक से लड़ाई और झगड़े शुरू हो जाते हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पैसे उड़ाने का। खुद को समझते क्या हो तुम अधिक। मैं तुम्हारे घर को संभालती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ, और तुम मुझे मेरे खाने पीने पर सुना रहे हो। हाँ हाँ सुनाऊंगा, क्योंकि तुम हो ही उस लायक। अधिक बेटा, इस नालायक को तूने ही सर पर चढ़ा रखा है, अब भुगत उसका नतीजा। और नहीं तो क्या। देवा रे देवा, ये सब क्या हो गया है इस खुशहाल परिवार को? कहीं लावण्य ताई ने जादू टोना तो नहीं कर दिया ना? अब उनके घर में रोजाना ही झगड़े होने लगते हैं। और तो और टीटू भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है और वो सबसे बदतमीजी से पेश आने लगता है। ये सब देखकर और जानकर लावण्या बहुत खुश हो जाती है। एक दिन रोज रोज के लड़ाई झगड़ों के कारण नीला बहुत परेशान हो जाती है। हमारे इतने खुशियों से भरे परिवार को सच में किसी की नजर लग गई है बहू। तू मान या ना मान बहू, लेकिन किसी ने हम पर करनी की है। हाँ माँ जी, मुझे भी अब वही लग रहा है। हम पल में लड़ते हैं और दूसरे ही पल सब ठीक हो जाता है, फिर अचानक से झगड़े होने लगते हैं। ये सब जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही अजीब चल रहा है माँ जी। छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन मेम साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। वो उस दिन लावण्य ताई आई थी ना, तभी मैंने उन्हें सोनम ताई की कंघी में से बाल निकालकर अपने पास रखते हुए देखा था। हो ना हो, उन्होंने ही आप पर जादू टोना किया है। आप लोग किसी बाबा को दिखाओ, अब वही कोई मार्ग बताएंगे। क्या लावण्या? फिर वो दोनों सिद्ध पुरुष बाबा को दिखाते हैं और तभी वो भी लावण्या का ही नाम लेते हैं, जिसके बाद सबको समझ आ जाता है कि लावण्या ने ही जलन के मारे ये सब किया है। फिर वो तांत्रिक बाबा सबको हाथ में सुरक्षा कवच बांधते हैं और घर के चारों तरफ सुरक्षा कील ठोक देते हैं। और जब लावण्या का जादू टोना काम करना बंद करता है, तब वो अपने मायके चली आती है। निकल जा यहाँ से तू अब। अरे तुझे तो मेरी बहन कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। इतना बड़ा जादू टोना करके तेरा मन नहीं भरा क्या? क्या अधिक भैया, ये आप क्या कह रहे हो? हमें सब पता चल चुका है लावण्या कि कैसे तुमने हम सब पर जादू टोना किया है। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारी नाक के नीचे एक घिनौनी हरकत करोगी और हमें इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है लावण्या। अब हम सब सुरक्षित हैं और अब हम पर किसी काली शक्ति का कोई असर नहीं होगा। तेरी भलाई इसी में होगी कि तू अब यहाँ से निकल जाए। मर चुकी है तो हम सबके लिए। बेशरम कहीं की, अपने ही परिवार के खिलाफ ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? अब लावण्या के लिए उसके घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। बाबा अब मैं क्या करूं? उन सबको मेरे बारे में पता चल गया है कि मैंने ही उन पर जादू टोना किया था। अब तुम जादू टोने के प्रकोप से नहीं बच पाओगी लावण्या। अब वो तुम पर ही पलटवार करेगा और मैं भी इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। क्या? और वाकई में अब लावण्या का काला जादू उसी पर पलटने लगता है। उसके पति आदित्य का अब बाहर अफेयर शुरू हो जाता है और वो उसके साथ ठीक से पेश भी नहीं आता। बताओ आदित्य, कौन है वो लड़की जिसके साथ तुम अय्याशिया करते हो? तुझे क्या करना है? वो मेरी जान है, जान। अब तू मुझे नहीं पसंद। चल निकल यहाँ से। ये क्या हो गया है तुम्हें आदित्य? कितने शराबी हो गए हो तुम। सब तेरे कारण हुआ है। तू ही पनौती है।
अरे जब से हमारे बेटे के जीवन में तू आई है तब से तबाही मचा कर रखी है। मोनू को भी बिगाड़ कर रखा है इसने, इसीलिए वो भी इस साल फेल हो गया है और अब घर में गेम खेलने बैठा है। तू एक बहुत ही बुरी बहू है। तू निकल यहाँ से, हमें नहीं चाहिए तेरी जैसी बहू। निकल यहाँ से। लेकिन पापा जी, माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे निकल चल। इतना कहकर आदित्य लावण्य को जोर से धक्का मारता है। उस रात तूफानी बारिश में भीगते हुए सड़क पर दर दर भटकने लगती है और उसे आखिर में अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाता है। मुझे मेरे पूरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने मेरे अपनों के साथ कितना गलत किया। मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। तभी वहां पर अधिक और सोनम आते हैं और लावण्य को कार में बिठाकर घर ले जाते हैं और तभी वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैंने सच में बहुत गलत किया है आपके साथ। मैं अगर 7 जन्म भी लूं तब भी मेरे पापों की, मेरे पूरे कर्मों की भरपाई नहीं हो पाएगी। लेकिन अब मैं आप सबसे एक आखिरी बार, एक आखिरी मौका मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में सुधरना चाहती हूँ और एक नए सिरे से अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। लावण्य की बातें सुनकर उसके सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं और लावण्य अब सच में सुधरने लगती है और सबके साथ अच्छे से रहकर जीवन में फिर से एक नई शुरुआत करती है। स्वीटी अपने पति ने सास फाल्गुनी और ससुर प्रेमचंद के साथ रहती थी। स्वीटी जब देखो तब दूसरों का खून ही पीती रहती। लेकिन क्यों और कैसे, चलिए देखते हैं। रात को नील थका हारा दफ्तर से घर आता है और बिस्तर पर सोने जाता है। तब स्वीटी उसके बगल में आकर उसका कान खाने लगती है। नील, तुम आ गए। तुम्हें पता है आज मेरा मूड बहुत खराब है। स्वीटी, मैं बहुत थक गया हूँ, कल बात करते हैं। नहीं बेबी, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। मुझे बताओ, मैं ज्यादा सुंदर हूँ या वो कचरे वाली चमेली? अरे यार, ये तुम क्या बकबक कर रही हो? लेकिन नील, माँ जी कभी मेरी सुंदरता की तारीफ ही नहीं करती। आज उन्होंने उस कचरे वाली चमेली को सुंदर कहा, लेकिन शादी के बाद इतने महीनों में आज तक उन्होंने झूठे मुंह मेरी तारीफ भी नहीं की। मैं जानती हूँ वो जलती है मुझसे। अरे स्वीटी, भला माँ तुमसे क्यों जलेगी? और तुम सुंदर हो ये तुम्हें भी पता है, तो किसी की तारीफ करने या ना करने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फिर भी उन्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए थी ना, आखिर मैं उनकी बहू हूँ। लेकिन नहीं, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे। तुम्हें पता है, माँ जी जब खुद खाना बनाती है तब खुद की तारीफ कर कितनी मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाती है, लेकिन जब मैं रोजाना घंटों तक रसोई में कार्डियो करके इतना टेस्टी खाना बनाती हूँ तब वो मेरी तारीफ करती ही नहीं। अरे मेरी माँ, चुप हो जा। कब से मेरा खून पिए जा रही है? इंसान थका हारा घर आया हुआ है और उसमें भी तुम्हारा नाटक चल रहा है। अब अपना मुंह बंद करो और मुझे सोने दो, और तुम भी सो जाओ। नील के चिल्लाने से स्वीटी चुप हो जाती है, लेकिन वो अपने हरकतों से बाज नहीं आती। अगले दिन जब काम वाली गंगू साफ सफाई करने घर आती है तभी, गंगू ठीक से पोछा मार, मेरा घर एकदम शीश महल की तरह चमकना चाहिए, वरना मैं तेरी तनख्वाह में से पैसे काट दूंगी। और वो देख, आंगन में कितने सूखे पत्ते गिर चुके हैं, ठीक से साफ सफाई भी नहीं करने आती तुझे तो। नॉनसेंस। और हाँ, मेरे रूम की भी सफाई दोबारा कर देना, किसी काम की नहीं है तू।
तुझे तो हर रोज एक बच्चे की तरह सब बताना पड़ता है। अरे बस करो दीदी, बस करो। कितना दिमाग खाती हो आप। बहुत हुआ अब मैं इस घर में और काम नहीं करेगी। मैं जा रही है। फाल्गुनी मैडम, मेरा हिसाब किताब कर दो। मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना जहाँ लोग बेवजह बेवकूफों की तरह दूसरे का खून पीते रहते हैं। अरे लेकिन गंगू मेरी बात तो सुन ले। गंगू वहां से चली जाती है और ये देख फाल्गुनी का माथा बहुत गर्म हो जाता है। तेरी वजह से ही गई है वो। अरे पूरे मोहल्ले में सबसे सस्ती काम वाली थी वो। ये काम वाली बाइयों का रेट कितना बढ़ चुका है ये तुझे पता भी है? आखिर तुझे उससे दिमाग लड़ाने की क्या जरूरत थी? लेकिन माँ जी, मैं तो बस। अरे बंद करो अपना मैं तो बस। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। तुम कितनी चैप्टर हो। अब जब तुमने ही उसे काम छोड़ने पर मजबूर किया है तो अब से तुम्हें ही घर की सफाई करनी पड़ेगी, और वो भी एकदम अच्छे से। मेरा घर एकदम शीश महल की तरह चमकना चाहिए। क्या? ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। हर रोज कोई ना कोई बहाना लेकर स्वीटी हमेशा किसी ना किसी का दिमाग खाती रहती। थोड़े दिनों बाद घर में स्वीटी की दादी सास भानुमती आती है और वो आते ही अपने कठोर नियम और कानून सब पे लगाना शुरू करती है। अरे ओ फाल्गुनी बहू, ये क्या है? गांव से शहर में आकर तुम्हारे तो चाल चलन ही बदल गए। अरे ये सूट क्यों पहन कर रखा है तुमने? जाओ जाकर साड़ी पहन कर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी आती हूँ। और तू प्रेमचंद, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और तू अभी तक सो रहा है। अरे नालायक, तू कल से मेरे साथ 6 बजे उठेगा, वरना तेरी खैर नहीं। ठीक है माँ। और तू पोता बहू, ये क्या केचुए की तरह नूडल शूडल बनाए हैं तुमने? अरे तनिक कुछ पौष्टिक बना देती। आज से इस घर में सिर्फ सात्विक भोजन ही बनेगा। और तू लल्ला, जल्दी से जाकर आज के आज ही अपनी ये दाढ़ी मूछ मुंडवा कर आ जा। अगर मुझे तेरे ये फिर से दाढ़ी मूछ दिखाई दिए तो इनके साथ साथ तेरे सिर के बाल भी मुंडवा दूंगी मैं। भानुमती आते ही सबके हंसते खेलते जीवन में अपने नियमों से ग्रहण लगा देती है और सभी को उसके नियमों का अनुसार करना ही पड़ता है। नील को ना चाहते हुए भी अपनी दाढ़ी मूछ निकालनी पड़ती है। फाल्गुनी अब ड्रेस की जगह साड़ी पहनने लगती है और बेचारा प्रेमचंद, जो हर रोज सुबह 9 बजे उठता है, उसे अब सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। वही स्वीटी को भी अपने मनपसंद खाने को छोड़कर सात्विक भोजन बनाना पड़ता है। भानुमती के आने से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। फिर वो सभी स्वीटी के पास आते हैं। बहू, माँ जी ने तो हम सबके लाइफ लाइन की बैंड बजा दी है। माँ जी, वो लाइफ होता है, लाइफ लाइन नहीं। अरे स्वीटी बहू, अब तू दिमाग खाना शुरू मत कर। एक मेरी सास खा रही है, वो क्या कम है? स्वीटी, अब दादी को यहाँ से गाँव तुम ही भगा सकती हो। हाँ स्वीटी बहू, तुमने तो दूसरों के नाक में दम करने की और खून पीने की पीएचडी कर रखी है। बहू, कुछ भी कर, लेकिन उस बुढ़िया का खून पीकर उसे यहाँ से रफा दफा कर दे। ठीक है माँ जी, मिशन दादी भगाओ शुरू करते हैं। मैं अपना 100% दूंगी और दादी का खून बड़े मजे से पीऊंगी। अगली सुबह स्वीटी सुबह 3:45 बजे ही उठ जाती है और वो भानुमती के पास जाकर जोरों जोरों से घंटा बजाने लगती है। उठ जाओ दादी जी, उठ जाओ, सुबह हो गई है, जल्दी उठो। स्वीटी और घंटे की आवाज सुनकर भानुमती झट से डर कर उठ जाती है। अरे ओ चांडाल औरत, तू इतनी सुबह सुबह क्यों आई है यहाँ? और ये घंटा बजाकर क्यों परेशान कर रही है मुझे तू? ओफो दादी जी, आप भी ना कितनी भुलक्कड़ हो।
आप ही ने तो कहा था ना कि आपको सुबह जल्दी उठना कितना पसंद है, और वैसे भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना शुभ होता है। आपको तो पता ही होगा। चलिए चलिए, जल्दी उठिए। अरे लेकिन मेरी नींद, मुझे बहुत नींद आ रही है। नींद को गोली मार दो दादी जी, और जल्दी चलो। अरे चुड़ैल, क्यों मेरा खून पीने आई है तू? स्वीटी भानुमति को उठाकर ही मानती है। फिर स्वीटी भानुमति को वॉक पर ले जाती है और उसे बहुत घुमाती है। घर आने के बाद भानुमति स्वीटी से चाय मांगती है। ये लीजिए दादी जी, करेले का जूस। क्या? अरे ओ पागल औरत, तू क्या सटिया गई है क्या? अरे मैंने चाय मांगी थी। कैसी बातें करती हो दादी आप ही ने तो कहा था ना कि हमें पौष्टिक और सात्विक खाना ही खाना चाहिए। चाय पियोगी तो आपको डायबिटीज होगा ना, इसीलिए करेले का जूस पीजिए, बहुत पौष्टिक होता है। कल आंवले का जूस दूंगी और परसों नीम का, ठीक है ना? क्या? नहीं, अगर मैं यहाँ रही तो ये स्वीटी यूं ही मेरा खून पीती रहेगी। नहीं नहीं, यहाँ से चले जाने में ही मेरी भलाई है। स्वीटी एक दिन में ही भानुमति के नाक में दम कर देती है, जिससे वो सबको बिना बताए तुरंत वहां से गांव चली जाती है, और सभी स्वीटी के इस कारनामे से बहुत खुश हो जाते हैं। चलो, जान बची तो लाखों पाए। तुम्हारे खून पीने के टैलेंट का कुछ तो फायदा हुआ स्वीटी बहू। हाँ माँ जी, मैं तो हूँ ही टैलेंटेड। चलो, इसी बहाने आपके मुंह से तारीफ तो सुनने को मिली।